हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। आप देख रहे हैं उस्मा गति की सीरीज़ का 12वां एपिसोड और आज का टॉपिक है क्लॉसियस का प्रमेय। तो इस वीडियो में हम क्लॉसियस के प्रमेय के कथन को जानेंगे कि इसका कहना क्या चाहता है, इसके अर्थ को समझेंगे और ड्राइवेशन करेंगे या प्रमेय को सिद्ध करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कथन देख लेते हैं, कथन क्या है। तो क्लॉसियस के प्रमेय के अनुसार एक उत्क्रमणी चक्र के पूर्ण परिपथ बंद परिपथ के लिए राशि dq/t, जहाँ dq आवेश में परिवर्तन तथा t टेम्परेचर है, का समाकलन शून्य होता है। पूर्ण रेखीय समाकलन या बंद वक्र का समाकलन शून्य होता है। इसे गणितीय रूप में हम कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं, =0, जहाँ ये रेखीय समाकलन ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन को शो करता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम कुछ चीज़ मानेंगे या कल्पना करेंगे तथा उनके आधार पर गणनाएँ करेंगे। तो उसे करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पीवी एक ग्राफ ले लेते हैं। ये पीवी ग्राफ है। अब हम मान लेते हैं कोई निकाय आई तथा एफ दो अवस्थाओं में है, तो उनके बीच उन अवस्थाओं में रुद्धोष्म प्रक्रम कर प्रसार करने पर A1 डेश तथा A2 डेश है। ये हमारा आई अवस्था है और ये हमारा एफ अवस्था। अब ये रुद्धोष्म प्रक्रम का वक्र है, ये भी रुद्धोष्म प्रक्रम का। ये आई जब अवस्था आई हो और जब ये एफ हो। अब इनके बीच हम कंसीडर कर सकते हैं या मान सकते हैं कि कोई समतापी प्रोसेस होता है आई से एफ के बीच। तो किस प्रकार होगा, वो होगा आई एफ के बीच। तो इस वक्र आई एफ के द्वारा इस आयतन अक्ष से घिरे क्षेत्रफल इस वक्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। तो ये होगा हमारा आई ए डेश बी डेश ए, अर्थात जो हमारा वक्र होगा आई एफ के द्वारा किए गए कार्य ये होगा वक्र से क्षेत्रफल से घिरा आई ए डेश बी डेश एफ, इस वक्र से क्षेत्रफल के बराबर घिरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इस के बीच हम एक पथ समतापी प्रक्रम ए बी की कल्पना करते हैं या मान लेते हैं, जिनका कार्य या जिनका जो क्षेत्रफल हो आई ए बी एफ, वक्र आई ए बी एफ तथा आयतन अक्ष से घिरे जो क्षेत्रफल हो वो इसके बराबर हो, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं या मान लेते हैं। तब जो हमारा वक्र इस वक्र के द्वारा किए गए कार्य ये होगा आई ए बी एफ तथा इस वक्र या आई एफ वक्र द्वारा क्षेत्रफल इतने के बराबर होगा। ये दोनों आपस में, चूँकि हम मान रहे हैं कि ऐसा होगा, एक समतापी प्रक्रम इस प्रकार लेते हैं कि वो इक्वल हो इस वाले क्षेत्रफल के, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम जानते हैं कि दोनों प्रावस्थाएं समान हैं, यानी कि यहाँ पे बिंदु और यहाँ पे अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, अर्थात दोनों प्रोसेस से जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो समान होगा, अर्थात du1 इक्वल आई एफ इक्वल टू du आई ए बी एफ, यानी दोनों प्रोसेस के द्वारा जो आंतरिक ऊर्जा में अंतर होगा वो समान होगा, क्योंकि अंतिम व प्रारंभिक बिंदु पे निर्भर करता है आंतरिक ऊर्जा, न कि प्रक्रम के पथ पर। अब हम जानते हैं कि ऊष्मागति के प्रथम नियम के द्वारा कि ये होता है हमारा डी यू आई एफ इक्वल टू ये हो जाएगा डी क्यू
IF प्लस DWIF। अब इन और इस मानों को यहाँ पे रखने पे, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इस मान को रखने पे, यहाँ पे D डाल देते हैं जो किया गया कार्य है, आंशिक कार्य। तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा DUIABF इक्वल टू DQIF प्लस DWIABF। अब चूँकि ये यहाँ पे DUIABF इस प्रोसेस को अकेले लिखा जाए, इस प्रोसेस के लिए अकेले ऊष्मागति के प्रथम नियम लगाया जाए तो ये होगा DQIABF प्लस DWIABF। अब दोनों समीकरण की तुलना करने पर हम पाते हैं कि ये आपस में बराबर होने चाहिए। DQIF इक्वल टू DQIABF मीन इन दोनों प्रोसेस के थ्रू किए गए जो ऊष्मा होगी वो समतापीय या रुद्धोष्म प्रसार में जितनी एनर्जी अवशोषित या उत्सर्जित होगी उतनी ही उस एनर्जी समतापीय प्रक्रम में भी उत्सर्जित या अवशोषित होगी। इतना हम जान लें। अब इस आगे की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक और ग्राफ का सहारा लेते हैं। इसमें हम एक ABA समतापीय चक्रीय प्रक्रम की कल्पना करते हैं। ये है। अब इस समतापीय चक्रीय प्रक्रम को हम कई भागों उस रुद्धोष्म प्रक्रम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 A1 A2 A3 इस तरीके से हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन अब दो पार्ट्स को जहाँ पे यहाँ पे हमने जो लिया AB, हम जानते हैं कि इस तरीके से हम यहाँ पे भी ले सकते हैं AB, और इस प्रकार हम रुद्धोष्म प्रक्रम में एक समतापी प्रक्रम AB A डैश, जहाँ A डैश इस बिंदु पे हो, इस बिंदु पे, और B डैश इस बिंदु को शो करें, तो इस और AB डैश ये दो समतापी प्रक्रम हो जाएंगे। इसे हम A B C D A, तो इस कार्य में जो किया गया ऊर्जा होगी वो इस निकाय या इस क्षेत्र के बराबर होगी, ABCD A में के बराबर। क्योंकि जितना ऊर्जा यहाँ से होगा ली जाएगी या अवशोषित होगी वो इस प्रक्रम के द्वारा होगी, और सेम इसी प्रकार इसमें भी होगा। इस प्रकार हम इसे अनेक बांटे हैं, चूँकि हमने इसी प्रकार इसे अनेक खंडों में बांटा है, और अभी हमने सिद्ध की ये दोनों लगभग समान होंगे। जितना ऊष्मा समतापी में अवशोषित या उत्सर्जित होगा उतना ही रुद्धोष्म में अवशोषित या उत्सर्जित होगा। तो अब हम वक्र ABCD A चक्रीय प्रक्रम के लिए AB को देखें तो यहाँ पे हमारा ताप T1 तथा Q1 ऊष्मा लेने पर, क्योंकि ये समतापी प्रोसेस होगा, AB हमारा समतापी प्रोसेस होगा क्योंकि ये हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो यहाँ पे समतापी प्रक्रम होगा तथा ये हमारा रुद्धोष्म है। तब यहाँ पे ऊष्मा तो नहीं होगी लेकिन ताप बढ़ जाएगा, T2 हो जाएगा। इस वाले प्रोसेस के लिए ताप बढ़ के हमारा T2 हो जाएगा। अब थर्ड प्रोसेस आएगा हमारा CD के लिए। CD में हमारा ताप T2 हो चुका है तथा यहाँ पे C2 ऊष्मा उत्सर्जित होगी। यहाँ पे अवशोषित की गई थी या ऊष्मा निकाय को दी गई थी, यहाँ ऊष्मा रिलीज होती है, निकाय से बाहर निकलती है Q2 ऊष्मा, जब इसका ताप T2 है। ये एक रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं, ये एक समतापी प्रक्रम होगा। अब ये एक अपने आप में कार्नो इंजन की भांति कार्य करेगा, क्योंकि ये एक चक्रीय प्रक्रम है इसलिए एक कार्नो इंजन की भांति वर्क करेगा। अब कार्नो इंजन की दक्षता हम जानते हैं 1 - Q2/Q1 इक्वल टू
ये हो जाएगा 1 माइनस T2/T1 होता है। इस प्रकार होता है ये उष्मादक क्षमता। अब माइनस माइनस कट जाएगा, एक एक कट जाएगा, ये हमें मिलेगा Q2/Q1 इक्वल टू T2/T1। अब इसे हम सजा लेते हैं कि 1/T1 इक्वल टू Q2/T2। अब चूँकि यहाँ पे चिन्ह परिपटी के अनुसार Q1 यहाँ पे हम निकाय को उष्मा दे रहे हैं, जबकि Q2 यहाँ पे निकाय से उष्मा रिलीज हो रही है या बाहर निकल रही है, तो ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा। अतः इसे हम चिन्ह परिपटी के अनुसार निम्न प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं कि 1/T1 प्लस Q2/T2 इक्वल टू 0। ये अभी हम सिर्फ दो क्रमागत रुद्धोष्म वक्र के लिए ज्ञात किया था। अब हमने एक पूरे चक्रीय क्रम इससे रुद्धोष्म प्रक्रम में कई टुकड़ों में बांटा है। तो इस प्रकार हर टुकड़े को योग करने पर इसे हम एक साथ लिख सकते हैं सिग्मा Q/T या DQ, जो भी हो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। Q ही लिख देते हैं। अब इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे एक अनंत और एकदम सूक्ष्म भागों में बटा हुआ मान लें, एकदम बारीक अनेक या अनंत रुद्धोष्म प्रक्रम में बटा हुआ एरिया मान लें और उनका एडिशन करें, तो उसे हम समाकलन के रूप में लिख सकते हैं। और ये हमारा चूँकि एक पूरा चक्रीय प्रोसेस है, इसलिए चक्रीय DQ/T इक्वल टू 0। यही क्लॉसियस का प्रमेय है कि राशि DQ/T का रेखीय तथा बंद वक्र में समाकलन 0 होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नीचे कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।